हेलो, गुड इवनिंग सभी को। हाय, कैसे हैं आप सभी? बढ़िया ही होंगे। कल की गैप रहा, चलिए कोई दिक्कत नहीं, एक दिन का रेस्ट हो गया। अभी स्टार्टिंग है, जुड़ते जा रहे हैं बच्चे। थोड़ा क्या है, अभी स्कूल टाइमिंग बदलता है तो अभी रूटीन नहीं बन पा रहा और हल्का स्वास्थ्य भी डाउन हो गया इस टाइमिंग की वजह से। क्योंकि चूँकि आपका जब एनएमएस का तैयारी कराया तो रात को 2-2 3-3 बजे तक क्लास है, तो अभी वो रूटीन 2 बजे सोने का ही है और सुबह 6 बजे सोता, हालाँकि 5-6 ही घंटे हैं, लेकिन वो रूटीन नहीं आ रहा है, इसलिए स्वास्थ्य गड़बड़ है। अभी भी चेहरा दिख रहा होगा। हमने कहा चलो आप सभी के सामने मिलते हैं, क्लास ज़रूरी थी। क्लास तो भाई देनी ही थी। आप लोगों को आशा है कि पिछली क्लासेस पढ़ी होंगी। आज की क्लास मैक्सिमम 15 मिनट की रखेगी, छोटी रखेगी क्योंकि इतना अभी एनर्जी है नहीं। क्योंकि स्कूल में तो एनर्जी देनी ही पड़ती है और बस मैक्सिमम 2-3 दिन में रिकवर हो जाएगा पूरा। प्रत्येक कोर्स का चलिए, आज की हेडिंग है कोशिकांग। यहाँ से नहीं लिखना है, जहाँ से लिखेंगे वहाँ से बता देंगे। पिछला आपको पढ़ ही लिया होगा, लवक कितने होते हैं। अच्छा, ज़्यादा कन्फ्यूजन नहीं होने का। अगर कोई कहे कि लवक जो प्लास्टेड होते हैं 3 होते हैं, क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट और ल्यूकोप्लास्ट, तो कहते हैं हाँ होते हैं, कोई बड़ा इतना इशू नहीं है। ठीक है, 2 और 3 दोनों विकल्प साथ में नहीं होंगे, एक ही विकल्प साथ में होगा। ठीक है, क्रोमोप्लास्ट जो होता है, जो क्लोरोप्लास्ट होता है तो क्रोमो में बदलता है, क्रोमो है जो ल्यूको में बदलता है। ठीक है, तीनों एक दूसरे में बदलते रहते हैं, ऐसा कोई नहीं है। चलिए आगे। प्रत्येक कोशिका के चारों ओर अपनी झिल्ली होती है। जो कोशिका है, हमने आपको कोशिका के चित्र दिखाए थे, उसके चारों ओर एक झिल्ली होती है, आवरण होता है। जैसे आपके चारों ओर एक खाल है ना, एक कोशिका के अंदर भी झिल्ली होती है, जिसमें स्थित बाह्य पदार्थ, बाह्य पर्यावरण से अलग है रहे। बड़ी तथा जटिल कोशिकाओं, जिसमें बहुकोशिकीय जीवों की कोशिकाएं भी शामिल हैं, को उपापचयी क्रियाओं की बहुत आवश्यकता होती है, जिससे वे जटिल संरचना तथा कार्य को सहारा दे सकें। इन विभिन्न प्रकार की उपापचयी क्रियाओं को अलग अलग रखने के लिए ये कोशिकाएं झिल्ली युक्त छोटी छोटी संरचनाओं, अंग का उपयोग करती हैं। यही यूकेरियोटिक कोशिकाओं का एक गुण है। देखिए, यूकेरियोटिक कोशिकाएं क्या होती हैं, प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं क्या होती हैं, इसकी चर्चा हम बाद में करेंगे। काहे गुरुजी अभी काहे नहीं किए? तो अभी चर्चा इसलिए नहीं की है कि हम पहले आपको चाहते हैं कि बीच बीच की चीज़ें पढ़ाएं, छोटी छोटी चीज़ें पढ़ाएं। बाहरी आप जब एक बार आप समझ जाएंगे ना, तो फिर हम आपको बताएंगे यूकेरियोटिक कोशिका क्या होती है, प्रोकैरियोटिक कोशिका क्या होती है, कोशिकाओं के कार्य कैसे होते हैं। अभी उसके अंदर के सिस्टम को पढ़ा रहे हैं, बाहर की बॉडी पढ़ाने से कोई मतलब नहीं। अभी हम आपको मतलब आप समझ लीजिए पूरे शरीर के बारे में नहीं बता रहे हैं, अभी हम आपको हृदय सिखा रहे हैं। जैसे अभी हम कोशिका के जो अंदर का भाग है उनको पढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। जैसे इसमें से हमने देखो आपको क्या प्लास्टिड पढ़ा ही दिया है, माइटोकांड्रिया पढ़ा ही दिया है। आज अपना टॉपिक है अंतःप्रदप्पी जालिका, इसको खत्म करेंगे। कल का जो टॉपिक होगा गोल्जी उपकरण, लाइसोसोम, इन दोनों को खत्म कर देंगे और लगभग टॉपिक 80% फिनिश हो जाएगा। और इसके मैक्सिमम दो क्लास मैंने पहले भी कहा था, या शायद ये चौथी क्लास है 5-6-7 क्लास में, क्योंकि आज क्लास छोटी रहेगी इसलिए है, नहीं तो चलिए अंतःप्रदप्पी जालिका पढ़ते हैं। अंतःप्रदप्पी जालिका जो होती है, अंतःप्रदप्पी जालिका एंडी रेटिकुलम, ठीक है, झिल्ली युक्त नलिकाओं की सीट का एक बहुत बड़ा तंत्र है। ये लंबी नलिका अथवा गोल या आयताकार थैलों पुटिकाओं की तरह दिखाई देती हैं। अंतःप्रदप्पी जालिका की रचना भी प्लाज्मा झिल्ली के समरूप होती है। ठीक है, आगे देखिए। अंतःप्रदप्पी जालिका 2 प्रकार की होती है। कितने प्रकार की होती है गुरुजी? 2 प्रकार कैसी होती है? खुरदरी अंतःप्रदप्पी जालिका, रफ और चिकनी स्मूथ। ठीक है, जो स्मूथ होती है जो रफ होती है, रफ खुरदरी अंतःप्रदप्पी रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो होती है, उसे देखने पर खुरदरी दिखाई देती है। कैसी दिखाई देती है? खुरदरी दिखाई देती है। इसके बाद इस पर राइबोसोम लगे होते हैं। राइबोसोम क्या होते हैं? जो राइबोसोम होते हैं, अच्छा इसका फुल फॉर्म लिख लीजिए, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इसका होगा ईआर का होता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। हम लिखे दे रहे हैं इंग्लिश, आगे लिखी होगी लेकिन याद रखिएगा, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है। ठीक है, आगे देखो, इस पर राइबोसोम लगे होते हैं। राइबोसोम का काम क्या होता है? तो यहाँ से याद रखना, जो राइबोसोम का कार्य होता है बाबू, वो राइबोसोम का काम प्रोटीन संश्लेषण होता है। अच्छा, आज घबराना नहीं, क्योंकि हमको खुद पता है उस फ्लो में नहीं पढ़ा पा रहे जिसमें पढ़ाना होता था। ठीक है, आहारी प्रोटीन को आवश्यकता अनुसार ईआर के द्वारा कोशिका के अन्य भागों में भेज देती है। अच्छा, जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है, तो स्मूथ होता है भाई, जो चीज़ चिकनी होती है। रफ में तो क्या होता है? प्रोटीन उभरे हुए होते हैं। उभरे हुए जैसे हम बताते हैं आपको, जैसे स्किन त्वचा है, अच्छा इस पे जो ये बाल उभरे होते हैं ना, होते हैं, खुरदरे होते हैं। या जैसे आपने देखा होगा पैर की, जो पैर में होते हैं एड़ी कहते हैं इसे, वहाँ पे हल्की त्वचा मोटी होती है,
या आप कैसे देख सकते हैं, कोई उदाहरण समझ में आए? चलिए देखते हैं। जैसे कि सिक्का होता है, ठीक है, तो देखो जो सिक्का होता है तो इसमें देखो ये जो सिंह बने होते हैं सारनाथ के, या पीछे रुपए लिखा होता है तो ये खुरदरे होते हैं, पता चलता। तो ऐसे जो रफ एंडी रेटिकुलम होता है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है, रफ माने खुरदरी अंतःप्रदपी जालिका होती है, तो उसमें जो राइबोसोम होते हैं उभरे हुए होते हैं, ठीक है। आगे देखो, क्या इस प्रकार ईआर का एक कार्य कोशिका द्रव के विभिन्न क्षेत्रों के मध्य अथवा कोशिका द्रव के विभिन्न भागों विभिन्न क्षेत्रों तथा केंद्रक के मध्य पदार्थ मुख्यतः प्रोटीन के परिवहन में नलिका के रूप में कार्य करना है। ईआर कोशिका की कुछ जैव रासायनिक क्रियाओं के लिए कोशिका द्रव्य ढांचे का भी कार्य करती हैं, ठीक है। आगे देखो, एक वर्ग के जंतु जिन्हें कशोरिकी भी कहते हैं कि यकृत कोशिकाओं को एसईआर बेस तथा द्रव को निरावशीकरण करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। आइए अब हम इसको विस्तृत पढ़ते हैं और लिखते हैं। लिखने का काम अब आपका होता है। हेडिंग लगाइए, अंतःप्रदपी जालिका एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। किताब पढ़ा दी, ठीक है। अब हम पढ़ते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इसमें पहला है, यह कोशिका द्रव में पाई जाने वाली चपटी नलिका जैसी दिखने वाली संरचना है जो कोशिका में अंतः झिल्ली का तंत्र बनाती है। मतलब ये कोशिका द्रव में पाई जाने वाली चपटी नलिका। चपटी नलिका कैसे होती है देखो हम दिखाते हैं। ये देखो, ये आपको दिख रहा होगा, स्ट्रा पाइप होता है ना, जो ऐसे स्ट्रा पाइप है। अब हमने इसको क्या किया, हमने इसको चपटा कर रहे हैं। देखिए अभी करते हैं, देखो ये हमने चपट दिया। देखो कैमरे के पास ले जाएंगे, आपको चपटा हुआ समझ में आ जाएगा। देखो चपटी हुई समझ में आ रही ना। तो ऐसी चपटी हुई नलिका जैसी दिखने वाली संरचना होती है जो कोशिका के में अंतः झिल्ली का तंत्र बनाते हैं। यह लाइकोप्रोटीन की बनी होती है। तो अगर कोई पूछेगा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम अंतःप्रदपी जालिका किसकी बनी होती है बाबू, तो लाइकोप्रोटीन की बनी होती है। अभी हाँ, कुछ बच्चों का प्रश्न होगा, सर अभी तो क्वेश्चन नहीं आ रहा है। सब आएगा बाबू, उन्होंने बताया ना स्कूल का टाइमिंग बदल रहा है। और इस समय आप सोच सकते हैं कि मैं आज रात में भी ना मात्र 2 घंटे सोया हूँ, कल भी 2 घंटे ही सोया था। नींद ही पूरी नहीं हो रही, पूरे दिन पढ़ाना होता है, आके यहाँ क्लास तैयार करना, अपना काम करना। देख रहे हैं उबासी सी आ रही है क्लास के दौरान। ये टीचर के लक्षण नहीं है, क्योंकि स्वास्थ्य गड़बड़ ज़्यादा ही है। आज पूरा दिन बच्चों को बुक्स देना आदि में उसमें चला गया, ठीक है। तो मैं इसके लिए क्षमा प्रार्थी हूँ कि मैं अभी अपना एज अ टीचर धर्म सही से नहीं निभा पा रहा हूँ 2 दिन की क्लास में। यह अंतःकोशिकीय परिवहन तंत्र का निर्माण करती है। अंतःप्रदपी जालिका की खोज कियार पोर्टर ने की थी। तो अगर क्वेश्चन बनेगा अंतःप्रदपी जालिका की खोज किसने की थी, तो कियार पोर्टर ने की थी। किसने की थी? कियार पोर्टर ने की थी। स्तनधारियों की लाल रुधिर कणिकाओं में, अच्छा जो स्तनधारी होते हैं, मेमल्स होते हैं, उनकी आरबीसी रेड ब्लड कार्पल्स लाल रुधिर कणिकाओं में ये नहीं पाई जाती है। आगे चलो, इसे कोशिका का आंतरिक कंकाल भी कहते हैं। इसे कोशिका क्या कहते हैं? आंतरिक कंकाल भी कहते हैं। विभिन्न कोशिकाओं में ईआर भिन्न भिन्न रूपों में दिखाई देती हैं। मतलब भाई अलग अलग कोशिकाएं होंगी, कोशिकाओं में तो कैसी होती है? भिन्न रूपों में दिखाई देती है, परंतु सदैव एक जालिका तंत्र का निर्माण करती हैं। एक जालिका तंत्र का निर्माण करती हैं। आगे देखो, ईआर का एक कार्य कोशिका द्रव के विभिन्न क्षेत्रों के मध्य अथवा कोशिका द्रव के विभिन्न क्षेत्रों तथा केंद्रक के मध्य पदार्थों मुख्यतः प्रोटीन के परिवहन के लिए नलिका के रूप में कार्य करना है। तो ईआर होता है, ईआर का एक कार्य क्या होता है? कोशिका द्रव के विभिन्न क्षेत्रों के मध्य अथवा कोशिका द्रव के विभिन्न क्षेत्रों, मतलब ईआर का एक कार्य कोशिका द्रव के विभिन्न क्षेत्रों के मध्य अथवा क्षेत्रों तथा केंद्रक के मध्य, मतलब या तो कोशिका द्रव के क्षेत्रों में होगा या कोशिका द्रव के और केंद्रक के मध्य में मुख्यतः प्रोटीन के परिवहन में इसका कार्य होता है। अंतःप्रदपी जालिका 2 प्रकार की होती हैं। एक होती है पढ़ाई है स्मूथ चिकनी अंतःप्रदपी जालिका, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। दूसरी होती है खुरदरी अंतःप्रदपी जालिका, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है, चिकनी अंतःप्रदपी जालिका, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। देखिए भैया, इसकी सतह पर राइबोसोम की अनुपस्थिति के कारण यह चिकनी होती है। यह लिपिड तथा स्टेरॉइड संश्लेषण में सहायक होती है। इसकी सतह पर राइबोसोम की अनुपस्थिति के कारण यह चिकनी होती है। यह लिपिड तथा स्टेरॉइड संश्लेषण में भी सहायक होती है। ठीक है, एसईआर होता है, एसईआर डिटॉक्सिफिकेशन या निराविषीकरण
यहाँ विषय वाला करना भैया, टाइपिंग में आ नहीं रहा था। निराविषी का कार्य करते, निराविषी कारक का कार्य अर्थात शरीर में होने वाले कोई भी जहर है, प्रदूषण है, उसको समाप्त कौन करती है? तो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम करती है। चलिए आगे। अब दूसरी हेडिंग लगाइए भैया, खुरदरी अंतः प्रदप्पी जाल का रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अगर आप चाहें तो एक दिन का और रेस्ट ले लें क्लास का, स्वस्थ हो जाएं। हम चाहते हैं कि कल क्लास ना दें वेडनेसडे में, फिर उसका थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे 4 दिन क्लास आएगी। ऐसा मैं चाह रहा हूँ अगर आप लोग यस लिख दें, क्योंकि मुझे मज़ा नहीं आ रहा यार, पढ़ाने में मज़ा नहीं आता जब तक मतलब वो अभी एनर्जी ही नहीं आ रही, देख रहे होगे अभी इससे ज़्यादा एनर्जी में तो हम काम करते हैं, क्योंकि अभी क्या है ना, नींद पूरी नहीं हो रही है और उसकी वजह से फीवर रह रहा है, गला भी खराश में है अभी। ठीक है, खुरदरी अंतः प्रदप्पी जाल का रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, तो इस पर राइबोसोम की उपस्थिति के कारण यह खुरदरी होती है। प्रोटीन संश्लेषण का श्रावण में सक्रिय भाग लेती है। कुछ प्रोटीन तथा वसा कोशिका झिल्ली को बनाने में भी सहायता करते हैं। राइबोसोम की उपस्थिति यहाँ खुरदरी होती है और प्रोटीन संश्लेषण और श्रावण में सक्रिय भाग लेते हैं। कुछ प्रोटीन तथा वसा कोशिका झिल्ली बनाने में सहायता करते हैं। आगे देखिए, वसा या लिपिड का निर्माण होता है। तो जो खुरदरी होती है इसमें क्या होता है? वसा या लिपिड का निर्माण होता है। चलिए अगली हेडिंग लगाइए, राइबोसोम। ये महत्वपूर्ण है, इंपॉर्टेंट है। यह कोशिका के अंदर सबसे छोटा अंग होता है। पूछेगा सेल के अंदर सबसे छोटा भाग क्या होता है? तो सेल के अंदर जो सबसे छोटा भाग होता है वो होता है राइबोसोम। यह प्रोटीन का निर्माण करता है, अर्थात इसे प्रोटीन की फैक्ट्री कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? प्रोटीन की फैक्ट्री भी कहते हैं। ठीक है, अगला देखो, ये राइबो न्यूक्लिक अम्ल और प्रोटीन से बनी संरचनाएं हैं जिनमें कोई आवरण नहीं पाया जाता है। राइबो न्यूक्लिक अम्ल आरएनए और प्रोटीन से बनी संरचनाएं हैं जिनमें कोई आवरण नहीं पाया जाता। ये अंतः प्रदप्पी जालिका की झिल्लियों की सतह पर सटे होते हैं या फिर अकेले या गुच्छों में कोशिका द्रव्य में बिखरे होते हैं। आगे देखिए, जंतु कोशिकाओं में इन्हें सर्वप्रथम जॉर्ज पैलेट नामक वैज्ञानिक ने खोजा था, अतः पैलेट कण भी कहा जाता है। जंतु कोशिकाओं में सर्वप्रथम किसने? जॉर्ज पैलेट नामक कोशिकाओं ने खोजा था, अतः पैलेट कण भी कहा जाता है। राइबोसोम प्रोटीन संश्लेषण में सहायक होते हैं। राइबोसोम का निर्माण केंद्रिका के द्वारा होता है। राइबोसोम का निर्माण क्या होता है? केंद्रिका के द्वारा होता है। आगे देखो, यह 2 प्रकार के होते हैं। पहला होता है 70S राइबोसोम, यह हल्का होता है तथा प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में पाया जाता है। दूसरा होता है 80S राइबोसोम, यह भारी होता है तथा यूकैरियोटिक कोशिकाओं में पाया जाता है। ठीक है, तो 70S क्या होता है? हल्का होता है, प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में पाया जाता है, और 80S जो होता है भारी होता है, यूकैरियोटिक कोशिकाओं में। तो ये प्रोकैरियोटिक क्या होती है, यूकैरियोटिक क्या होती है, बहुत जल्द बताएंगे जैसे इसके अंदर। अच्छा, एस क्या होता है? तो सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट होता है। ये आप जब इंटर कर लेंगे, इंटर की बायोलॉजी में आप पढ़ेंगे, अपन को यहाँ बायोलॉजी का नॉलेज उतना ही लेना है जितना है। ठीक है, आशा है कि आज की क्लास तो अच्छी नहीं लगी होगी, मुझे पूर्ण विश्वास है, क्योंकि एनर्जी नहीं है और क्लास भी मात्र 12-13 मिनट की है। पर आप एक क्लास देखिए, चूँकि निरंतरता बनी रहनी चाहिए, और मैं इसके लिए क्षमा प्रार्थी हूँ बाबू कि आप लोगों का क्लास में लॉस हो रहा है। ठीक है, मिलते हैं पुनः नए जोश के साथ नई क्लास में। अगर स्वास्थ्य सही रहा तो कल मिलेंगे, नहीं तो पक्का गुरुवार में मिलेंगे नई एनर्जी के साथ। बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट।